अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने क्या करा था कल, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, जिसमें अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो अपने LUB पे कन्वर्ज करता है, बाउंडेड बिलो है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो किस पे कन्वर्ज करता है, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे इनको हैंडल करना है एग्जाम में, रिकर्सिव रिलेशन के क्वेश्चंस। रिकर्सिव सीक्वेंसेस भी बोल सकते हैं इनको। इस टाइप के सीक्वेंसेस कहाँ कन्वर्ज करते हैं वो हमें देखना होगा। अगर जनरल फॉर्म हमें इस सीक्वेंसेस की लिखनी है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, an+1 इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ an, मतलब an में कुछ भी टर्म्स आ सकती हैं, या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है an-1 an-2, इस तरीके से आपको हर एक में भी दिया जा सकता है रिलेशन। जैसे कई बार आपको सीक्वेंस दे दिया जाता है an+1 इज इक्वल टू, मान लो इस टाइप का सीक्वेंस दे दिया तो ये एक से ज़्यादा an आएगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा सीक्वेंस का इस्तेमाल कर रहा है ये। तो अब एक्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। तो जस्ट मैंने ये कहा कि एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम इसकी, जनरल फॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो जनरल फॉर्म किस टाइप से बन सकती है, an+1 इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ an-1 an-2, मतलब उससे प्रीवियस वाले जितनी टर्म्स हैं उनकी फॉर्म में आप कोई रिलेशन डिफाइन कर दो, ठीक है। तो इसको रिकर्सिव सीक्वेंस बोलेंगे। तो उसके लिए मैंने कोई भी ऐसे रैंडम सा एग्जांपल ले लिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। देखो अब एक्चुअल एग्जांपल करके देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं, इसमें हमें बताना है कि सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं। an आपको गिवन है, an+1 गिवन है, an+1 इज इक्वल टू 3 + 2an 2 + an, और a1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। पहले तो ये शो करो कि ये कन्वर्ज कर रहा है और इसकी लिमिट निकालो, ठीक है। ये आपको करना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। a1 आपको जब भी गिवन हो तो आप क्या करो, एक अटेम्प्ट करो a2 निकालने के लिए। a2 निकालेंगे तो क्या होगा, 3 + 2a1 डिवाइडेड बाय 2 + a1, ये क्या आ जाएगा, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। a1 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ ला के हमने पुट कर लिया, क्या बन जाएगा ये 5/3। अब a2 आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन a1। हमें देखो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी है, और उस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हम सीक्वेंस को एक तो मोनोटोन दिखाएं, प्लस ये दिखाएं कि वो बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें दिखानी होगी, मोनोटोनिसिटी और बाउंडेडनेस। उसके बाद हम इसका फिर लिमिट पॉइंट निकालने की ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, चलो उसको बाद में करेंगे। तो हमने एक बार देख लिया कि a2 इज ग्रेटर देन a1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सबको आता है, उसमें हम क्या करते हैं, a1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू ले ली जाती है, लेट a1 इज ट्रू, मतलब a1 को ये दिखाया जाता है कि ये ट्रू है। इन जनरल अगर a1 इज ट्रू तो हम क्या मानते हैं, लेट an इज ट्रू, an वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और फिर यहाँ से हम शो कर देते हैं कि an+1 इज ट्रू। तो हमें क्या पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट हर एक an के लिए ट्रू होगी। PMI ये कहता है ना कि अगर आप ये तीन, एक ये मान लिया आपने an के लिए मान लिया, नहीं a1 अगर आपने दिखा दिया an के लिए an को मान लिया कि ये ट्रू है और an+1 को दिखा दिया कि ये ट्रू है, तो हमारी बात बन जाती है। तो हम PMI का यूज़ करते हैं इन जनरल। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम ये शो करना चाहते हैं a2 ग्रेटर देन a1 हमने दिखाया, मैं ये शो करना चाहती हूँ कि an+1 इज़ ग्रेटर देन an, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा,
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और फिर हम उसके बाद दिखा देंगे कि ये बाउंडेड अबव है। क्योंकि देखो हमें A1 लेस देन A2 मिल गया, यानी A2 ग्रेटर देन A1 मिल गया, तो हमें अंदाज़ा लग रहा है यहाँ से कि जो AN+1 और AN है, ये आगे वाली टर्म्स, इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही आएगा। जैसे हमने A1 और A2 के लिए दिखाया बिहेवियर यहाँ पे, आगे हम उसके लिए मान लेते हैं। तो ये हमें शो करना है, मतलब अंदाज़ा यहाँ से हमें लग रहा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है। तो मान के चलते हैं n के लिए ट्रू है, तो ये मान लेते हैं हम कि AN इज़ ग्रेटर देन AN-1, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, AN+1 इज़ ग्रेटर देन AN, ये शो करना है। ये शो करने की बजाय क्या हम ये नहीं शो कर सकते कि ये शो कर दें AN+1 माइनस AN इज़ ग्रेटर देन 0, या तो ये शो कर दें। दोनों में से कोई भी शो किया जा सकता है। तो मैं एक काम करती हूँ, यही वाला लेके चलती हूँ, ये इजी पड़ेगा। AN+1 माइनस AN को ग्रेटर देन 0 शो करना है। AN+1 टर्म क्या थी, वो थी 3 + 2AN डिवाइडेड बाय 2 + AN। AN को एज इट इज़ रखो, क्योंकि हमें सारा n की टर्म्स में चाहिए। देखो n+1 वाला हमने n में कन्वर्ट कर लिया, और AN को एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे, माइनस AN ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, LCM लो, 3 + 2AN माइनस 2AN माइनस AN² डिवाइडेड बाय 2 + AN। वैसे तो इस तरीके से हमें और भी चीज़ें करनी होंगी, रुको एक मिनट, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हमें एक और अजम्पशन माननी पड़ेगी। इसको ऐसे ही करते हैं, 3 + 2AN बाय में 2 + AN। एक सेकंड रुकना, शोर आ रहा है बाहर से। n वाली को ना n-1 वाली में लिख लेते हैं, क्योंकि फिर हमें किसी और अजम्पशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसको हम लिख लेते हैं 3 + 2AN-1 में, ठीक है, और नीचे लिख लेंगे 2 + AN-1। अब लो LCM। तो देखो साइन पता करने के लिए नीचे क्या है, 2 + AN और 2 + AN-1। अगर AN पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है तो नीचे वाला तो कोई फ़र्क डालेगा नहीं, तो ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। नीचे जो भी आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, तो ऊपर वाले को एक बार सॉल्व करते हैं। 3 × 2 = 6 + 2AN, इसको इससे कर रहे हैं ना, 2AN, 3 × 2 = 6 + 2 × 2 = 4AN आएगा। 4AN कर लो अपने हिसाब से कैलकुलेशन, बस 3AN-1 + 2AN AN-1, ठीक है। और इसके नेगेटिव में लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके देखो इसका, 3 × 2 = 6, सारे साइंस नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे, -3AN -4AN AN-1, 3 × 6 -3AN -4AN-1 आएगा। 4AN-1 -2AN × AN-1, ये सब बचेंगे। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, और नीचे वाला मैं ऐसे लिख देती हूँ 2 + AN और 2 + AN-1। नीचे बाद में जाके मैं प्रूव भी करूँगी कि नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, एक्चुअली पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस हो, तो नीचे वाला कोई असर नहीं डालेगा। इस वजह से नीचे वाले का साइन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर वाले के लिए देखो 6 - 6, 4AN - 3AN को सॉल्व करो, 3AN-1 - 4AN-1 को सॉल्व करो, और ये वाला भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे के पास क्या बचेगा, इन 4 टर्म्स को सॉल्व करके 2 टर्म्स हमारे पास बची हैं ऊपर,
क्या बचा, an माइनस an-1। सबको स्टेप्स क्लियर है सारे? 2 + an-1। अब देखो मैंने क्या माना था, an इज ग्रेटर देन an-1। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में nth टर्म के लिए मैंने सपोज किया था। तो अगर मैंने ये सपोज किया था तो an माइनस an-1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। नीचे वाले का साइन हमेशा पॉजिटिव हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हम सॉल्व किसके लिए कर रहे थे, ये सारा काम चल रहा था an+1 माइनस an के लिए, an+1 माइनस an। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, an+1 इज ग्रेटर देन। पॉजिटिव है, ये कैसे ये अभी हम आगे करते हैं, थोड़े से मिक्स स्टेप्स हैं आगे और पीछे वाला सारा कुछ। देखो a1 1 था, ठीक है, a2 उससे बड़ा आ रहा था, तो एक बार मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव किया तो बाउंडेड अबव प्रूव करते हैं, वहीं से हम उसको भी देख लेंगे कि सारी टर्म्स पॉजिटिव आ रही हैं, आपकी वाली बात वो भी हम देख लेंगे साथ में। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, अब देखो एक चीज़ तो वैसे भी हमने यहाँ से प्रूव कर दी ना, a1 1 आ रहा है, a2 ग्रेटर देन a1 आ रहा है, तो a2 भी ग्रेटर देन a1 1 के बराबर है। एक मिनट, a1 1 के बराबर है, a2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो a2 भी ग्रेटर देन 1 हो गया, a3, और हमने ये प्रूव कर दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, सारे ans जो होंगे 1 से बड़े होंगे। लिस्ट मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। नहीं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अभी हम प्रूव करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात हम प्रूव करते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका क्या होगा, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अभी तक हमारे पास आ गया है, उसके बाद हम देखते हैं, अगर मैं मान लूँ इसका, देखो, और ये तुम सोच रहे हो कि इसका लीस्ट अपर बाउंड 1 होगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक टर्म 1 आ रही है, अगली टर्म ग्रेटर देन 1 आ रही है, आगे वाली टर्म्स ऑल आर ग्रेटर देन 1, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, जाके कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 1 बनेगा ना। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है, लेकिन सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज नहीं करेगी। देखो अब इसके हम लीस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं, वहाँ से और क्लैरिटी आएगी। a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और हमें पता है कि a2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। a2 के लिए अगर ये बात सच हो रही है तो मैं मान लेती हूँ an इज ग्रेटर देन 1। an के लिए मान लेते हैं, PMI का यूज कर रहे हैं हम। a1 1 है ना? हाँ मैम। एक वैसे भी फाइनाइट टर्म को आप छोड़ भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने बस लिख लिया कि a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ मैम, ठीक है ना? तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलो यहाँ से तो एक और स्टेप बताती हूँ मैं आपको, इस स्टेप को साइड में करो। अब देखो हमें अंदाज़ा कैसे लगेगा कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हमें ये तो चलो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाली बातें हो जाएंगी, अगर हम ये करेंगे तो हम कैसे करें इसको कि हमें पता चल जाए लीस्ट अपर बाउंड होगा। बाउंडेड अबव है, एग्जैक्टली, हमें वो प्रूव करना है। तो हमें यहाँ से 1 से चल के बाकी सारी टर्म्स ग्रेटर देन 1 आती जा रही हैं, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जाके कोई ऐसा नंबर आएगा जो श्योरली लीस्ट अपर बाउंड बनेगा और ग्रेटर देन 1 होगा। तो लीस्ट अपर बाउंड कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 1 होगा। अरे लीस्ट अपर बाउंड तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका अंदाज़ा कैसे लेना है हमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसका अंदाज़ा कैसे लेना है, देखो अगर हम मानते हैं कि an कन्वर्जेंट है, जो कि इन ज़्यादातर केसेस में an कन्वर्जेंट ही होती है इस तरीके के सीक्वेंस में, आपको वही निकालना होता है कि किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो अगर an कन्वर्जेंट हम मान लें तो कुछ ना कुछ किसी न किसी नंबर l पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो अब आपका जो an+1 टर्म थी वो क्या दे रखी थी, 3 + 2an डिवाइडेड बाय 2 + an।
an+1 भी तो उसी नंबर पे कन्वर्ज करेगी जहाँ पे an कन्वर्ज करती है, क्योंकि an+1 क्या है, सब सीक्वेंस ऑफ an है। हाँ मैम। an+1 an के सब सीक्वेंस है, तो an+1 भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो लिमिट, अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर रही हूँ। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an+1 इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 3 + 2an डिवाइडेड बाय 2 + an। अब देखो ये सारे क्या बन जाएंगे, जिस जिस पे लिमिट अप्लाई होगी वो l बन जाएंगे। ये सारे क्या बन जाएंगे, में इधर l बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 2l डिवाइडेड बाय 2 + l। इसको सॉल्व करो l के लिए, बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2l + l² इज इक्वल टू 3 + 2l। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स 2 आएंगे, यानी l की 2 पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी। l², हमने ठीक मल्टीप्लाई किया है ना, हमें √3 आ रहा है। l² इज इक्वल टू 3, तो l इज इक्वल्स टू ±√3। ठीक है, तो अगर आपका लीस्ट अपर बाउंड कुछ बनेगा तो वो +√3 या -√3 में से कुछ बनेगा। अब आपकी सीक्वेंस 1 से शुरू हो रही है और आगे की सारी टर्म्स 1 से बड़ी बड़ी आ रही हैं, तो लीस्ट अपर बाउंड अगर बनेगा तो √3 बनेगा ना, क्योंकि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि कन्वर्ज करेगी तो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे करेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि √3 से ऊपर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब कन्वर्जन मानकर ये l का वैल्यू निकला। हाँ, कन्वर्जन मान कह रहा है। क्या कह रहे हो आप, ये काम साइड में किया हमने। और बाउंडेड देखना है ना, तब तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल कन्वर्जन। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात। ये काम हमने साइड में किया है, ये काम हमें सिर्फ अंदाजा लेने के लिए किया है। वैसे ये लास्ट स्टेप है, तो हमें ये स्टेप अगर हम नहीं करते तो हमें लीस्ट अपर बाउंड का अंदाजा नहीं लगता। तो हमने यहाँ पे मान लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन हम इसको प्रूव अभी करेंगे कि ये n कन्वर्जेंट है। बाउंडेड अबव अभी प्रूव करना रह गया है मैंने। ठीक है, तो अभी हम बाउंडेड अबव इसको प्रूव करेंगे, तभी ये कन्वर्ज करेगी। ऐसे नहीं है कि कुछ भी मान लिया कन्वर्ज कर रही है। नहीं मैम आरचना मैम रिपीट करना है कॉन्सेप्ट। कहाँ से, स्टार्टिंग से थोड़ा बता दो। अच्छा, आपका नेटवर्क इशू हो गया था क्या? कभी नेटवर्क इशू लगती जा रही है। अच्छा, कॉल चलो, ये DND मोड पे डाल दिया करो इस टाइम फ़ोन को। देखो, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या किया है हमने। हमें सीक्वेंस गिवन थी, A1 टर्म उसकी 1 गिवन थी, 2 चीज़ें गिवन थी, an+1 रिकर्सिव सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस आज हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले क्लास में हमने कभी भी रिकर्सिव सीक्वेंस का नहीं देखा। रिकर्सिव सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं ये हमें मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम बताती है, जो हमने कल की थी, कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो बढ़ते बढ़ते अपनी लीस्ट अपर बाउंड पे जाके कन्वर्ज कर सकता है, और बाउंडेड बिलो है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो घटते घटते अपने इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करता है। तो उसी थ्योरम का यूज़ करके हम इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस प्रूव करेंगे। an+1 ये गिवन है, a1 ये गिवन है। हमने अंदाज़ा लिया कि ये सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इस सीक्वेंस के लिए हम 2 बातें प्रूव करेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से कुछ एक प्रूव हो जाए और बाउंडेड अबव बिलो में से कुछ एक प्रूव हो जाए। अगर इंक्रीजिंग प्रूव कर रहे हो तो बाउंडेड अबव प्रूव करने की कोशिश करो, अगर डिक्रीजिंग प्रूव कर रहे हो तो बाउंडेड बिलो प्रूव करने की कोशिश करो। क्योंकि ये 2 बातें प्रूव हो जाए, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, तो हम इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखा सकते हैं और वो पॉइंट भी निकाल सकते हैं इजीली जिस पे कन्वर्ज कर रहा है। अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो A2 हमने निकाला, वो क्या आया, 3 + 2a1 डिवाइडेड बाय 2 + a1। a1 क्या थी, 1, a1 को 1 रखा तो क्या आ गया, 3 + 2 / 2 + 1 विच इज़ 5/3। अब 5/3 क्या है, 1 से बड़ा होता है। a1 हमारी 1 थी, a2 5/3 आई, यानी a2 इज़ ग्रेटर देन a1, ये बोल दिया हमने। यहाँ से हमने मान के चले ये कि
हमेशा जो आगे वाली टर्म्स आ रही हैं उनका यही बिहेवियर है, यानी A1 के बाद जितनी टर्म्स आ रही हैं, A1 इज लेस देन A2, A2 इज लेस देन A3, A3 इज लेस देन A4, A4 इज लेस देन A5, यानी AN+1 इज ग्रेटर देन AN। ये प्रूव करना चाहते हैं हम, या फिर ये प्रूव कर दें, देखो यहाँ पे है AN+1 इज ग्रेटर देन AN, प्रूव करना चाहते हैं हम। ये किस टाइप की सीक्वेंस का बिहेवियर होता है? कल हमने मोनोटोनिक सीक्वेंसेस देखी थी, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर होता है ना, यानी हम सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने A1 और A2 में से अंदाज़ा लगाया, अगर A1 इज़ लेस देन A2 है, यानी पहली और दूसरी पे हमने देखा, पहली और दूसरी टर्म पे कि मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है, तो आगे भी हम मान के चलते हैं यही बिहेवियर होगा और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर सही बात होगी तो प्रूव हो जाएगी आसानी से। प्रूव करने के लिए हम PMI का यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें A1 ली हमने, A1 को क्या मान लिया, मतलब A1 को ट्रू दिखाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिखाते हैं? ट्रू है। nth टर्म के लिए हम मान लेते हैं कि वो ट्रू है और n+1 के लिए शो करते हैं कि ये ट्रू है। यही होता है PMI, सबने पढ़ रखा है। A2 इज़ ग्रेटर देन A1 हम दिखा चुके हैं। प्रूव हमें क्या करना है? AN+1 इज़ ग्रेटर देन AN। तो इससे पहले हम क्या मान के चलेंगे? इससे पहले हम क्या मान के चलेंगे कि AN इज़ ग्रेटर देन AN-1, तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि AN+1 इज़ ग्रेटर देन AN। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या शो करना चाहते हैं? AN+1 इज़ ग्रेटर देन AN। तो इसको शो करने की बजाय हम ये शो कर देते हैं कि AN+1 माइनस AN इज़ ग्रेटर देन 0। एक ही बात है, इनका डिफरेंस ग्रेटर देन 0 शो कर दिया जाए। तो AN+1 और AN का डिफरेंस निकालते हैं। AN+1 N की टर्म्स में लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, AN माइनस AN लिखा जाएगा AN-1 की टर्म्स में कुछ इस तरीके से। अब इनका एलसीएम निकाला, फाइनली हमें क्या मिल गया? सॉल्व कर करा के इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करना। फाइनली हमें क्या मिलता है? ऊपर ये मिलता है AN माइनस AN-1। अब हमने माना ही था कि AN इज़ ग्रेटर देन AN-1, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। नीचे वाली टर्म्स पॉजिटिव ही आएंगी, उनका साइन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हम बात करेंगे आगे क्यों पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि AN+1 के लिए भी हमने प्रूव कर दिया, यानी सीक्वेंस हमारी क्या हो गई? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एक काम हो गया। दूसरा काम हमें ये करना है कि इसको बाउंडेड अबव प्रूव करना है किसी पर्टिकुलर नंबर से, और वो पर्टिकुलर नंबर अगर लीस्ट अपर बाउंड ही हो ना, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किसी सीक्वेंस को बाउंडेड अबव प्रूव करना है, तो आप तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनसे बाउंडेड अबव प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से शुरू हो रही हैं आपकी टर्म्स, फिर अगली टर्म ग्रेटर देन 1 आ रही है, उससे अगली टर्म और ग्रेटर देन 1 आ रही है, करते 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 2 से बाउंडेड अबव प्रूव करो, 3 से प्रूव करो। किस नंबर से प्रूव करोगे? इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें। तो इसका आइडिया लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, कई बार ये जो मैंने अभी तरीका बताया ये डायरेक्ट भी काम कर जाता है, आपको ज़्यादा मोनोटोन वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें जल्दी होने लगेंगी। अगर ये n कन्वर्जेंट है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्योंकि ये एक साइड स्टेप है, मान लेते हैं n कन्वर्जेंट है, इसका हमें फ़ायदा बाद में मिलेगा। अभी हम प्रूव करेंगे n को कन्वर्जेंट, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्ज करेगा तो किसी न किसी l पे करेगा, an अप्रोचेस टू l। तो AN+1 भी तो सब सीक्वेंस है उसका, AN+1 भी तो L पे ही कन्वर्ज करेगा। हम क्या करेंगे, जो हमें डेफिनेशन दी गई थी, क्या डेफिनेशन दी गई थी? ये वाली, इस पे हम लगा देंगे अपना लिमिट दोनों साइड लिमिट लगाई, हमें क्या मिल गया? L इज़ इक्वल टू 3 + 2L डिवाइडेड बाय 2 + L। इसको सॉल्व कर आके हमने क्या लिया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया, कर आके हमें L² इज़ इक्वल टू 3 मिल गया। तो यहाँ से L की वैल्यू 2 पॉसिबल आ रही, +√3 और -√3। अब इन्हीं दोनों में से आपकी कोई लिमिट हो सकती है, कहने का मतलब L की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं अगर आएंगी तो। अब ये देखते हैं कि क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी। अगर लीस्ट अपर बाउंड कुछ बनेगा तो वो √3 टाइप का बनेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा तो -√3 बनेगा। ये बात तो हम समझ गए, लेकिन सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस हमने अभी क्या प्रूव किए? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव किए।
सीक्वेंस है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हमें फोकस करना चाहिए √3 पे। हम ये दिखा दें कि सीक्वेंस की हर एक टर्म लेस देन इक्वल टू √3 है, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो हम ये दिखा देंगे कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल आपकी सीक्वेंस √3 से बाउंडेड अबव है। ठीक है, तो बस यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, और हम एक और काम भी कर सकते हैं। एक मिनट रुकना। क्लियर है रचना? हम आगे का काम करते हैं, ना भी क्लियर हो तो हम अभी आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, an लेस देन इक्वल टू √3 दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, an प्लस, अगर आपके पास a1 इज इक्वल टू 1 है, a2 इज इक्वल्स टू कुछ भी ग्रेटर देन 1 है, तो अगर √3 से बाउंडेड दिखाना है तो एक काम करो 2 से बाउंडेड दिखा दो। अगर √3 इसका अपर बाउंड होगा तो 2 भी तो अपर बाउंड होगा। बस एक काम करो कि इसका एक अपर बाउंड लेके आ जाओ, इतना भी कर सकते हो। ये नहीं है कि √3 से ही बाउंडेड अबव दिखाना है। एक काम करो, बस एक अपर बाउंड दिखाना है, वो आप √3 भी दिखा सकते हो, कुछ और भी दिखा सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा इसके पास अपर बाउंड है और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो किसी ना किसी अपने LUB पे कन्वर्ज करेगी। और LUB का अंदाज़ा हम बाद में लगाना सीख लेंगे। आपको अंदाज़ा लग भी गया होगा, समझ में आ भी गया होगा LUB हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है LUB के लिए। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं उसको। तो एक काम करते हैं, मैं कहती हूँ A2 जो आएगी वो ग्रेटर देन 1 है, पर मैं लेस देन 2 बोल देती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे LUB अगर बना तो √3 बनेगा, ये हमें अंदाज़ा लग चुका है। ठीक है, तो √3 से कम नंबर LUB तो नहीं बनेगा, √3 से छोटा नंबर लीस्ट अपर बाउंड तो नहीं बनेगा, लेकिन √3 से बड़ा नंबर ले लिया मैंने, 2 ले लिया, थोड़ा इजी सा नंबर, √3 देखने में थोड़ा मुश्किल है तो उसको ले लिया। अब देखो PMI लगाया हमने, PMI क्या कह रहा है, इसके लिए ट्रू आ गया, an के लिए मान लेते हैं ट्रू, an इज लेस देन ट्रू, और अब प्रूव करते हैं कि an प्लस 1 इज लेस देन 2। ये हमें प्रूव करना है। ये कैसे करेंगे हम, an प्लस 1 है क्या आपके पास, 3 + 2an डिवाइडेड बाय 2 + an। ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो। कैसे, 1 + 2 + 2an डिवाइडेड बाय 2 + an। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 को 1 + 2 लिख दिया। अब देखो 1/2 + an ऐसे लिख सकती हूँ, 1 के लिए अलग कर लिया और 2 + 2an के लिए अलग कर लूँगी, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा, अंदर 1 बच जाएगा ना, 1 + an बाय, नहीं 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 नहीं, एक चीज़ है यहाँ पे होगी, 4 - 1 लिख लूँ अगर मैं इसको, 2 + an है ना नीचे, हाँ 2 + an, तो 4 + 2an टाइप का बनाना पड़ेगा। मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन सुंदर सा बनाना चाहती हूँ, 4 + 2an बन जाए और -1। ठीक है, मैंने क्या किया है, 3 को क्या लिख दिया है, -1 + 4। अब ये ठीक है, 3 को लिख दिया है -1 + 4। अब देखो क्या होगा, -1/2 + an प्लस 2 कॉमन लोगे 4 + 2an में से, 4 + 2an में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2 + an, और नीचे भी 2 + an पड़ा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, 2 - 1/2 + an। ठीक है, अब 2 में से आप कुछ ना कुछ ऐसा माइनस कर रहे हो। देखो an क्या था, हमेशा an को हमने क्या माना था, हमेशा
इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। 2 प्लस ए एन क्या हो जाएगा हमेशा मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस है। हाँ सीक्वेंस तो पॉजिटिव ही है। 2 प्लस ए एन क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 1/2 प्लस ए एन क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला, इस क्वांटिटी की मैं मैक्सिमम रेंज निकालना चाहती हूँ कि 2 बड़ा आएगा या ये क्वांटिटी बड़ी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा 2 प्लस ए एन 1 प्लस 2 से बड़ा था, तो 1/2 प्लस ए एन किससे बड़ा होगा 1/1 प्लस 2। इक्वालिटी चेंज हो जाएगी जब रिवर्स कर देंगे, तो 2 माइनस एक ऐसा नंबर जो 1/3 से छोटा है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो जाए 1/3 से कोई छोटा नंबर आ रहा है और पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 से शुरू हो रही हैं टर्म्स, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। एक्चुअल में हम वही दिखाना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो कुछ भी टर्म्स आ जाएं 1 या 1 से बड़ी ही आ रही हैं, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा 1 मतलब ये जो भी नंबर आएगा ये पॉजिटिव नंबर आएगा इसके ब्रैकेट के अंदर, ये दिस इज द पॉजिटिव नंबर। तो 2 माइनस ऑफ दिस, और ये नंबर 2 से छोटा भी है, ये भी हमने दिखा दिया। तो 2 माइनस दिस हमेशा 2 से छोटा होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी जो 2 से छोटी होगी। असल में ऊपर हम क्या लेके चले थे an+1, an+1 को हमने अगेन, ये सारा काम किसके लिए चल रहा था an+1 के लिए, an+1, तो यहाँ से मिल जाएगा कि an+1 इज़ लेस देन 2। तो हमने सारी सीक्वेंसेस को, ये ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया कि हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, an इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस an इज़ लेस देन 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। 2 बातें हमने दिखा दी। यहाँ से हमें पता चला बाउंडेड अबव, और यहाँ से हमें पता चला मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एक ऐसी सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, वो किस पे कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, तो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। अब देखो लीस्ट अपर बाउंड क्या हो सकता है, उसका अंदाज़ा हमने पहले ही ले लिया था, वो क्या हो सकता है +-√3। जो स्टेप हमने पहले किया था वो उसको लास्ट में भी आप कर सकते थे, क्योंकि आपने 2 से कम सारी टर्म्स को 2 से कम दिखाया है, लेकिन वहाँ से हमें थोड़ा बेटर आइडिया मिल गया कि √3 से बड़ा नंबर ही इसका लीस्ट अपर बाउंड बनेगा, तो हमें अंदाज़ा लग गया कि ये इसका लीस्ट अपर बाउंड बनेगा, ठीक है। बस वो अंदाज़ा लेने के लिए मैंने वो L वाला स्टेप पहले किया था, L की वैल्यूज़ पहले निकाल ली थी। अब बताओ पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, √3 इसका लीस्ट अपर बाउंड आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता, -√3 तो नहीं आ सकता, क्योंकि सारी टर्म्स 1 या ग्रेटर देन 1 है। बढ़ते 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 टर्म्स कहाँ तक जा रही है, √3 तक जा रही है, तो 1 और √3 के बीच में ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है अपने लीस्ट अपर बाउंड पे, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब बताओ किसी को कहीं डाउट रह गया? क्लियर है? एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब देखो इसको इजी वे में कैसे किया जा सकता था। इसको इजी वे में अगर हम करना चाहते तो हम इसमें एक स्टेप मिस कर सकते थे, एक स्टेप कम किया जा सकता था। वो कौन सा स्टेप था? यहाँ पे आके देखो, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया था, पहले तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा लिया था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा चुके थे हम, और L इज इक्वल्स टू +-√3 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम याद हो अगर आपको, कि अगर कोई पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है या नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है तो वो नॉन नेगेटिव नंबर पे ही कन्वर्ज करेगी। मान लो एग्ज़ाम में, जैसे यहाँ तो हमें प्रूव करना था कि कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता था कि सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दे दी जाती जो भी आपको an+1 दे रखी थी, 3 + 2an डिवाइडेड बाय 2 + an, ये सीक्वेंस दे दी जाती और ये पूछते किस पॉइंट पे कन्वर्ज करिए, कन्वर्जेस टू विच पॉइंट। तो आपको ये पता होता कि L की वैल्यू तो +-√3 थी,
एल की वैल्यू क्या थी, 1 मिनट, +-√3 थी। और हमने ये दिखा दिया कि इसमें सारी टर्म्स 1 या ग्रेटर देन 1 आ रही हैं, तो ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस थी। तो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस किस नंबर पे कन्वर्ज कर सकती है, नॉन नेगेटिव नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा, 0 या 0 से बड़े नंबर पे कन्वर्ज कर सकती है। तो इसका मतलब इसका कन्वर्जिंग पॉइंट क्या आता, -√3 और √3 में से। तो -√3 तो आ नहीं सकता, इस बात से सहमत हो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर या नॉन नेगेटिव नंबर पे ही कन्वर्ज करेगी, तो √3 आंसर आ जाता। इस तरीके से अगर आपको फटाफट एग्जाम में जज करना है कि किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है तो बस इसी तरीके का यूज़ करो और बाउंडेड अबव बिलो के चक्करों में ज़्यादा ना पड़ो, ठीक है। हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी ताकि और क्लियर हो। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। अब आपको पता चल गया कि अगर आप सीक्वेंस कोई लेके चलें तो उसमें 2 स्टेप दिखाने हैं। रिकर्सिव सीक्वेंस में आपको 2 चीज़ें दिखानी है, 1 मिनट, हाँ, रिकर्सिव सीक्वेंस में आपको 2 चीज़ें दिखानी है, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाओगे तो बाउंडेड बिलो दिखा दो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाओगे तो बाउंडेड अबव दिखा दो। बस इसके साथ ये पेयर अप कर दो, इसके साथ ये पेयर अप कर दो। अगर ये काम बन गया आपका तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा सीक्वेंस इज़ अ मस्ट कन्वर्जेंट। सीक्वेंस तो कन्वर्ज करेगी ही, प्लस एडिशनल भी आपको पता चलता है कि इस केस में कन्वर्ज करती है LUB पे और इस केस में कन्वर्ज करती है GLB पे। बस मेन ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम मेन है यहाँ पे सारा काम करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आप थोड़ी हेल्प करना मेरी, बहुत इजी एग्जांपल है। an+1 दे रखा है आपको, 2 + an-1 और a1 = 1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से अंदाज़ा लगाना शुरू करो। a1 दे रखा है, a2 का अंदाज़ा लगाओ। a2 क्या आएगा, 2 + a1 यानी √3 आएगा। a3 क्या बनेगा, √2 + √3 यानी समथिंग ग्रेटर देन a2 ही आएगा। ये बात तो क्लियर है। a2 ग्रेटर देन a1 आ रहा है, √3 हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे जिस तरीके से अंडर रूट हम ले रहे हैं, हम पिछली वाली टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं और फिर स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो पिछली वाली टर्म तो पिछली वाली टर्म से तो बड़ा ही आएगा ना। पिछली वाली टर्म ली, 2 ऐड करके स्क्वायर रूट लिया, तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है अगली टर्म्स जो आ रही हैं बड़ी बड़ी आ रही हैं। a2 इज़ ग्रेटर देन a1, a3 इज़ ग्रेटर देन a2। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, an+1 इज़ ग्रेटर देन an ना। तो PMI से मान लेते हैं लेट an इज़ ग्रेटर देन an-1। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। दोनों तरफ मैं ट्रू ऐड कर रही हूँ, देखो क्या कर रही हूँ मैं, 2 ऐड कर रही हूँ दोनों तरफ, मोनोटोनिक। 2 ऐड करने के बाद क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों में स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं दोनों। तो यहाँ से क्या मिलेगा, an+1 और इस साइड क्या मिलेगा, an। हो गया प्रूव। हम लेके चले थे ये और ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ मैम। तो मोनोटोनिक तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन अभी लिमिट का भी अंदाज़ा मारना बाकी है। और क्या बाकी है इसका, लीस्ट अपर बाउंड बाकी है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो लीस्ट अपर बाउंड की बात करनी होगी हमें, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में स्ट्रिक्ट ग्रेटर आ रहा है, उस वाले एग्जांपल में भी स्ट्रिक्ट ग्रेटर आ रहा था। तो इस बात से टेंशन नहीं लेनी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी या वैसी आएगी सिंपल, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है, वो कुछ भी आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अब कैसे शो करें कि ये बाउंडेड अबव है? इसका लिमिट का हल्का सा एक आइडिया लेते हैं। लिमिट किस टाइप से बनेगी? अगर लिमिट टू आ रहा है लिमिट 2 निकाल लिया है, एक मिनट, लिमिट आएगा, हाँ, L इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस AL। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा L इज इक्वल टू रूट 2 प्लस L। यहाँ से क्या मिल जाएगा? L स्क्वायर, और भी तो आ रहा है मेहनत, दोनों बताओ ना। L स्क्वायर माइनस 2, L स्क्वायर माइनस L माइनस 2। तो यहाँ से L की वैल्यू 2 बन जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगी, कर लेना सॉल्व। ये बनेगी 2 और -1 या 1 और -2, हाँ यही आएगी ना, 2 और -1। 2 पुट करेंगे, 2 2 4 -2, हाँ यही आएगा, ठीक है। अब या तो आपका आंसर 2 पे कन्वर्ज करने वाला ये पॉइंट बनेगा या -1 पे। अब अगर लॉजिक लगाया जाए, अगर हमें आगे सॉल्व करने का मन नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ। फर्स्ट टर्म आ रही थी 1, फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ रही थी? 1, सेकेंड टर्म √3, थर्ड टर्म √3 से बड़ी, पहली टर्म 1 आ रही है और सीक्वेंस क्या है? इंक्रीजिंग। पहली 1 आ रही है, अगली 1 से बड़ी आएगी, अगली और 1 से बड़ी आएगी, सारी मतलब पिछली वाली टर्म से सारी बड़ी आती जाएंगी। तो ये सीक्वेंस ऑफ क्या बन गया? पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव नंबर पे ही कन्वर्ज कर सकती है। यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर दोनों में से कौन सा है? 2 है, तो ये सीक्वेंस 2 पे ही कन्वर्ज कर सकती है, ठीक है। ये तो हो गया लॉजिक की बात, प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है ना ये बात? हाँ मैम। तो बाउंडेड अबव प्रूव करने के लिए या तो यहाँ पे मान लें हम लेट an इज लेस देन 2। देखो 2 पे हमें अंदाजा लग गया है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो लीस्ट अपर बाउंड या तो 2 ले लो या 2 से कुछ बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 हमारा 1 था, वो तो लेस देन 2 था ही, ठीक है। PMI में nth टर्म के लिए हम मानते हैं लेट an इज लेस देन 2, ठीक है। n+1 के लिए हमें प्रूव करना है। तो अब देखो यहाँ पे वही सेम ट्रिक लगाएंगे, 2 + an इज लेस देन 2 + 2। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 + an इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? ये बन गया an+1। हाँ मैम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 आएगा। इस तरीके से हमें पता चला ऑल टर्म्स आर बाउंडेड अबव बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल 2 ट्रू हो जाएगा ना ये। तो बस बाउंडेड अबव भी हो गया और हमने ट्रिक से भी देख लिया कैसे करना है। तो सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मैं एक हल्का सा चेंज कर देती हूँ, आप लोग ट्राई करो। सबको क्लियर है? कहीं क्लियर ना हो तो पूछ लो। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एकता, निर्मल्या, रचना, आज कोई बोल नहीं रहा है। मैम हम एल को ऐसे फाइंड कर रहा है कि मैम अगर कन्वर्ट करे तो एल में करेगा। हाँ, एल पे ही कर सकता है। मतलब हम कन्वर्ट किए नहीं मान रहा हूँ क्या? मतलब सीक्वेंस कन्वर्ट है, ये नहीं मानकर चल रहा हूँ। अगर नहीं, वो जो हमने तो एल पे करेगा। वो हमने साइड वर्क जैसे रफ वर्क करते हैं ना, वो किया है। एल वाला काम वैसे तो लास्ट का है, वैसे तो लास्ट में करने वाला काम है, पर हमें शुरू में अंदाजा लेना पड़ेगा। लास्ट में करने वाला काम क्यों है? क्योंकि जब आप सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव प्रूव करेंगे तब वो कन्वर्जेंट होगी। मोनोटोन, हाँ, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम तो तब अप्लाई करेंगे ना जब मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड दिखा लेंगे। तो वो 2 स्टेप करने के बाद वैसे तो लिमिट फाइंड करनी है, पर हमें अंदाज़ा लेना होता है। तो हम पहले एक बार एल को निकाल के देख लेते हैं कि अगर कन्वर्ज करेगी तो इन्हीं 2 नंबर्स पे कर सकती है।
ज़्यादातर एल की 2 वैल्यूज़ आती है, तो अगर करेगी तो इन्हीं 2 में से किसी एक पे करेगी। हम ये एक अपना बना के चल लेते हैं ताकि हमारा काम कम हो जाए, आसान हो जाए। मैम हमने जो डिफाइन किया है सीक्वेंस ए एन प्लस वन इज इक्वल टू रूट ओवर टू प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ से मैम हम कैसे माने नहीं ठीक है, ठीक है, कैसे गलत डिफाइन कर दिया मैंने, गलती है वो तो मेरी। यहाँ पे ए एन आएगा 2 + an। एक सेकेंड, टेढ़ा मेढ़ा रखा है ये। 2 + an गलती से लिख दिया मैंने। अब ठीक है। हाँ मैम अब देखो मैं एक चेंज करके दे रही हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन यही है, an + 1 यही है, सब कुछ यही है। मैं फर्स्ट टर्म जो डिफाइन करी है इन्होंने, मैं उसको ये कर देती हूँ। a1 इज इक्वल टू, अगर आपको √2 दे रखा है, क्वेश्चन ये है आपका, a1 ये दे रखा है, an + 1 आपके पास ये है। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार करके देखिए। आंसर निकाल के बताइए। तुम्हें कन्वर्ट करेगा। हाँ मैम में कन्वर्ट करेगा। किस पॉइंट पे कर रहे हैं? देखो और किसी का निकला? इसमें भी अगर आपको जल्दी करना है तो हर एक चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन नेगेटिव टर्म की सीक्वेंस आ रही है तो आपके पास फ़ायदा ही फ़ायदा है। नॉन नेगेटिव नंबर पे कन्वर्ज करेगी। हमने वो थ्योरम की थी, लेकिन उसका यूज़ देखो आज ही कितने अच्छे से हो रहा है। नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस बनेगी। ये सीक्वेंस किस टाइप की बनेगी? √2 + √2 + √2 ऐसे बन रही है ना। आपने करके देखा किसी ने? सीक्वेंस ये बनेगी जनरल टर्म उसकी, अगर आप लिख रहे हैं तो रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, और ये कन्वर्ज करेगी 2 पे। ये नंबर जो इनफाइनाइट लेके जाएंगे आप डॉट 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 करके इन्फिनिटी, ये 2 पे ही कन्वर्ज करेगा, 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। एल की वैल्यू यहाँ पे हमें पता ही है, या तो -1 आएगी या 2 आएगी। अब नेगेटिव आ नहीं रही थी क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो फिर हमने 2 बोल दिया इसको। और अगर आपको प्रूफ करना है तो अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं आप, सेम प्रूफ होगा। हमने a1 को चेंज कर दिया, स्टिल ये सीक्वेंस उसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, √2 पे ही कन्वर्ज कर रही है अभी भी।
ठीक है, A1 को चेंज करने के बाद भी ये है। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ ना? हाँ मैम। हाँ, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब ये करते हैं हम, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल एक और मैं दे रही हूँ आपको, आप करके देखें। इसकी असाइनमेंट भी मैं आपको भेजने वाली हूँ जल्दी। पिछली असाइनमेंट ट्राई करते रहो। करिए किसी ने ट्राई थोड़े बहुत क्वेश्चंस? हाँ मैम, असाइनमेंट 3 हो गया। नहीं, असाइनमेंट 3 तो हो गया, वो तो हम कल डिस्कस करेंगे ही। जो मैंने सीक्वेंस का आपको फर्स्ट जो है हाँ 5वां दिया है, नो मैम ट्राई करेंगे। करना ट्राई। ठीक है, 2 दिन है आपके पास, ट्राई कर लो। परसों मोस्ट प्रोबेबली परसों डिस्कस कर लेंगे उसको। डिस्कस ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं तो हम फिर टेस्ट भी रखें। ये वाला सीक्वेंस बताओ, वेयर डज इट कन्वर्ज? एक बार क्विक आंसर जिसको मिल जाए वो चैट में टाइप कर दे क्विकली। एकता समझ में आ रहा है या क्लास में हो आप? यस मैम। कहीं कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ। ये डाउट तो नहीं आ रहा, कुछ क्या? सुनी नहीं मैंने आपकी बात। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका एकता और मैंने? हाँ मैम। क्या आंसर आया फर्स्ट का? 3 आंसर है। एकता आपका बताओ, जहाँ भी डाउट आ रहा है। नहीं हुआ? चलो डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट में हमें क्या करना है, अगर मैं क्विकली आपसे आंसर पूछूं तो सबसे पहले एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहले क्विक वे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन एल है, और लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an+1 भी एल आएगा, क्योंकि n+1 an की सबसीक्वेंस ही होती है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़
दें सीक्वेंस की तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे। तो हमने फर्स्ट टर्म छोड़ के जो सीक्वेंस बनाई वो भी एल पे कन्वर्ज करेगी, अगर हम सब सीक्वेंस का कंसेप्ट ना भी लगाना चाहें। तो यहाँ पे हम दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an+1 इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी √3an। दोनों साइड लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, ये लिमिट देखो अंदर चली जाएगी इसके, यहाँ तो एल आ ही जाएगा, ये क्या होगा √3 लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, l इज इक्वल टू √3l। और बहुत शॉर्टेस्ट वे अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने भी शायद यही किया होगा, जहाँ जहाँ an+1 an-1 कुछ भी ऐसा पड़ा है उसको l से रिप्लेस कर दो। फाइनली हमें क्या मिला, l इज इक्वल टू √3l। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था an+1 इज इक्वल्स टू √3an, उसमें हमने क्या ही किया है, फाइनली हमने l से रिप्लेस किया है हर जगह और कुछ नहीं। तो l की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक सेकेंड, ये पूरे पे है स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स l² इज इक्वल टू 3l। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, l² माइनस 3l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से l की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 0 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम नॉन नेगेटिव नंबर पे कन्वर्ज करने की बात कहते हैं सीक्वेंस को, पर यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी, यहाँ पे तो 0 आ गया है ना। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, फिर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा हल्का सा। कैसे करेंगे वेरीफाई, हाँ कैसे करेंगे वेरीफाई, फर्स्ट टर्म a1 आ रही है, एक बार सेकंड टर्म निकालो, बस मोनोटोनिसिटी चेक कर लो, अब फिर वहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा। a2 निकाला हमने, क्या आया √3a1, a1 क्या है 1 है, तो ये √3 बन गया। a3 क्या बनेगा, इसी तरीके से √3 इंटू √3। अब ये हमें साफ साफ दिख रहा है, जो आगे की टर्म्स जितनी भी आएंगी, हम चाहे इन जनरल प्रूफ लिखें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मैं लिख भी दूंगी। a2 क्या है, आ रहा है √3, ठीक है। a3 क्या आ रहा है 3 टाइम्स √3, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ बड़ा ही बन रहा है, तो a3 ग्रेटर देन a2। इसी तरह से आगे वाली टर्म सब इंक्रीजिंग आती जा रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बिहेवियर आ रहा है सीक्वेंस का। तो ऐसे मान के भी चल सकते हो आप कि लेट an इज ग्रेटर देन an-1, मतलब आगे वाली टर्म से बड़ी है अगली टर्म, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बिहेवियर। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, इनइक्वालिटी पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन पॉजिटिव से नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ 3 और 3, तो इनइक्वालिटी उसी साइन के उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में 3। स्क्वायर रूट लेने से भी इनइक्वालिटी के इधर उधर होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा an+1, ये बन जाएगा an। तो हमने प्रूव कर दिया क्या है सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइम में किया था उससे भी ईजी है ये क्वेश्चन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड भी प्रूव हम कर देंगे इजीली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कन्वर्ज करेगा तो कहाँ कन्वर्ज करेगा, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे। लीस्ट अपर बाउंड तो क्या बनेगा, 1 से शुरू हो रही हैं टर्म्स और 1 से आगे बढ़ते 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 जा रही हैं, तो 0 पे तो कभी वापस नहीं आएंगी क्योंकि 1 से आगे वाली टर्म्स आ रही हैं सारी, लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेंगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो 3 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है एकता? यस मैम, यस मैम। ये हम बेसिक तरीका लगाते हैं। अब इसमें एक बार जज करो, सेकंड ऑप्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन में, एक बार जनरल लॉजिक से लगाओ अपने, जैसे हम लॉजिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं उस लॉजिक से करने की कोशिश करो सेकंड को। an और an प्लस 0 और 1 0 और 1 आ रही है इसकी लिमिट, रुको मैं देखती हूँ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना पड़ेगा। 0 1 तो नहीं आएगी, कुछ और आएगी। an और an+1 को l से रिप्लेस करेंगे, -1 आ रही है मैम। हाँ +-1 आएगी। हाँ मैम, +-1 है। अच्छा a2 क्या बनेगा, a1 अगर पॉजिटिव है, मैं एक सिंपल सा आपको बताती हूँ लॉजिक। a1 अगर पॉजिटिव है, a2 जो भी आप निकालोगे आप रखोगे a1 बाय, मैं लिख के बता देती हूँ, a1 ग्रेटर देन 0 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में।
A1 ग्रेटर देन 0 है, A2 आप निकालोगे, आपको नहीं पता क्या आएगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने चालबाजी कर दी, A1 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई, बस ये साइन बता दिया उसका। A2 जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 A1 प्लस 1/A1। अब देखो A1 पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, दो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स का सम करोगे वो भी ग्रेटर देन 0, डिवाइड कर दोगे 2 से वो भी ग्रेटर देन 0। ओवरऑल यहाँ से हमें पता चलेगा A2 इज़ ग्रेटर देन 0। यानी पॉजिटिव नंबर से आप शुरू कर रहे हो, इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो कैसे ऑपरेशन लगेगा, A2 प्लस 1/A2। A3 पे A2 के हिसाब से ऑपरेशंस लगेंगे। A3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो A2 भी पॉजिटिव है, इसी तरीके से A3 पॉजिटिव बन जाएगा। A4 के लिए आप क्या करेंगे, A3 पे ऑपरेशंस लगाएंगे, A3 पॉजिटिव है तो A4 पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब सारा काम पॉजिटिव नंबर्स में हो रहा है। पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, किसी पॉजिटिव नंबर पर। किसी पॉजिटिव नंबर पे। L की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, +-1 आपने ही बताई थी, और यही आएगी। मैं निकालूं क्या, किसी को अभी डाउट हो अगर L की वैल्यू निकालने में, तो मैं निकाल के बताऊं। +1 ही होगा। +-1 आ गई ना सबकी, इतना तो हो गया। हाँ, तो हम लिख देते हैं L की वैल्यू हमारी +-1 आ रही है, तो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। ये थ्योरम मैंने आपको कराई थी पहले दूसरे दिन, अगर किसी को याद नहीं है, कि पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस या नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस नॉन नेगेटिव नंबर पे कन्वर्ज कर सकती है। कोई एग्जांपल दो, मतलब ये 0 पे कन्वर्ज कर सकती है पॉजिटिव टर्म। 1/n सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो कोई अगर आपको कोई पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस पॉजिटिव नंबर पे ही कन्वर्ज करेगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस, पॉजिटिव नंबर एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस नॉन नेगेटिव नंबर पे ही कन्वर्ज करती है। तो नेगेटिव वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, -1 आंसर आ ही नहीं सकता हमारा, सब कुछ काम पॉजिटिव में चल रहा है, तो 1 आंसर होगा और -1 आंसर नहीं होगा। ठीक है, हाँ मैम। और आई थिंक इस पे ये भी रिजल्ट होता है, अगर नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस आपकी बन रही है, सारा काम नेगेटिव नंबर्स में चल रहा है, यानी ये रिजल्ट होता है। शायद मैं इसको कंफर्म कर दूंगी, अभी लिखना मत। नॉन पॉजिटिव टर्म की जो सीक्वेंस होगी, नॉन पॉजिटिव नंबर कौन सी है ना, हाँ, उसमें दे भी रखा होगा जीवन सेंस में। नॉन पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी, नॉन पॉजिटिव यानी 0 और <0 वाले नंबर्स, ये कन्वर्ज करती है नॉन पॉजिटिव नंबर पे। तो अगर क्वेश्चन कभी इसी तरीके से फ्रेम किया जाए तो आप इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मेन जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मोनोटॉनिक कैसे प्रूव करें, बाउंडेड कैसे प्रूव करें। अभी इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ट्राई करते हैं इसको करने की। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर है x + 1/x टाइप के, ठीक है, इस पे हम क्या लगा देंगे, AMGM इनइक्वालिटी बताई थी पहली दूसरी क्लास में। इफ x1 एंड x2 आर 2 नंबर्स, 2 कैसे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, तो हम इस पे AMGM इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। AMGM इनइक्वालिटी क्या, एक सेकेंड, नंबर्स, अगर x1 और x2 दो पॉजिटिव नंबर आपको दे रखे हैं तो हम लगा सकते हैं इस पे AMGM इनइक्वालिटी की AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। AM क्या होता है दो नंबर्स का, x1 + x2/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 और x2 का स्क्वायर रूट। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हो दुनिया के, उनके लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा ही करेगा। और अगर आपको यहाँ पे गिवन था, हमने अभी ये प्रूव किया था A1 ग्रेटर देन 0 है, तो सारी टर्म्स इसके बाद जो सारी टर्म्स आएंगी AN वो ग्रेटर देन 0 होंगी, ये हमने प्रूव किया था। ठीक है, अब मैं AN एक नंबर लेती हूँ, लेट AN इज ग्रेटर देन 0 एक नंबर, और 1/AN मैं इसको वैसे आपको करा भी चुकी हूँ ये चीज़, एक नंबर और उसके इन्वर्स के लिए। कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स भी पॉजिटिव होगा, 1/, करने पे उसका साइन चेंज थोड़ी होता है, तो ये नंबर भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब दो पॉजिटिव नंबर से AMGM इनइक्वालिटी लगाओ, ऐसे लिख देती हूँ मैं, GM नहीं, ठीक है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाना, AN
प्लस 1/an डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM यहाँ पे क्या होगी an इंटू 1/an। देखो an से तो an कैंसिल ही हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव होते तो भी हो जाता, ज़ीरो होते तब दिक्कत होती, तभी डिफाइन नहीं होता। रुको भाई, बंदर आ गए क्या? एक मिनट रुकना भाई, बंदर आ गए। मैम ये तो लोअर बाउंड प्रूफ हो गया। हाँ, लोअर बाउंड प्रूव हो गया, वो तो हम देख लेंगे, पर आपको एक पता होना चाहिए ना उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड। वो बंदर आ गए थे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझे बीच में जाना पड़ा था। देखो an प्लस 1/an ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2। ये प्रूव कर दिया आपने। यानी ये जो इस तरीके के नंबर्स होते हैं ना x प्लस 1/x, ये 2 से शुरू होते हैं अगर पॉजिटिव नंबर है तो, और फिर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। कल कैसे जाएंगे इन्फिनिटी पे? एज x अप्रोचेस टू 0 या x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। x 0 को अप्रोच करे या इन्फिनिटी को अप्रोच करे, दोनों ही केसेस में इन्फिनिटी को चले जाते हैं। जैसे 0 प्लस 1/0 को टेंड करेंगे तो ये कहाँ इन्फिनिटी को टेंड कर जाएंगे, या इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएंगे। तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में होते हैं, और इन्फिनिटी पे आप कभी इनइक्वालिटी मत लगाना, ठीक है। देखो मैंने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाई है, इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता कभी कोई नंबर, हमेशा छोटा होता है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं हल्का सा। a1, अच्छा यहाँ से हमें क्या पता चला, मैं प्रूव क्या करना चाहती हूँ आपसे, ये देखो आप कह रहे हो ना लोअर बाउंड प्रूव हो गया। an प्लस 1 हमारा क्या था, हाफ ऑफ an प्लस 1/an, ये था, और हमें पता है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इंटू 2, यानी an प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। हाँ मैम। ठीक है, हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये क्या प्रूव हो गया, हर एक टर्म आपके लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सॉरी इनफीमम प्रूव हो गया 1, हर एक टर्म 1 या 1 से बड़ी है। ये क्या प्रूव हो गया हमारा, इनफीमम। ठीक है, अब निकालते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना है। डिक्रीजिंग दिखाना है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें चेक तो करना ही पड़ेगा ना एक बार। दिखाना हम चाहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि इनफीमम आया। देखो an प्लस 1 क्या है, 1/2 an प्लस 1/an, माइनस an कर दो यहाँ से, सब कुछ an की टर्म्स में देखना, फ़ायदा होगा यहाँ से। इसको आप जब an-1 रखोगे, आपको दोनों रख के देखने पड़ते हैं, या तो इसको an-1 में ब्रेक कर लो। अब यहाँ पे an-1 में ब्रेक करने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे an ही रखो इसको। देखो कैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, an/2 प्लस 1/2 an माइनस an। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा, ये an/2 है और ये an है, तो 1/2 an माइनस an/2 बना। ठीक है, 1/2 कॉमन ले लोगे, 1/an माइनस an बन गया। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर a1 ग्रेटर, हाँ ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था, नेगेटिव हो जाएगा।
ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के बाद अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, सारे एन्स ग्रेटर देन 1 थे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, तो ये नंबर 1 से बड़ा हो गया, 1 या 1 से बड़ा, और 1 या 1 से बड़े नंबर को इन्वर्स लोगे तो 1 या 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये वाला नंबर an से छोटा हो गया, तो छोटे नंबर माइनस बड़ा नंबर, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि an+1 माइनस an लेस देन इक्वल टू 0, which implies that an+1 is less than equal to an। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और ये भी प्रूव कर दिया बाउंडेड बिलो बाय 1 है, तो ये 1 पे ही कन्वर्ज करेगा। लिमिट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लिमिट हमारी +-1 आई थी। अब अगर आपको यकीन नहीं है कि भाई, वैसे तो आपको यकीन नहीं है कि मतलब लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप यहाँ से अंदाज़ा ले सकते हो। एल हमारा 1 और -1 आया था, ठीक है। हमने कह दिया कि 1 और 1 से छोटी हैं सारी टर्म्स आगे की, नहीं सॉरी, 1 an इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सारी टर्म्स 1 या 1 से बड़ी हैं, तो 1 इसका क्या हो गया, इनफीमम, और इसी पे कन्वर्ज कर जाएगी सीक्वेंस, ठीक है। बाकी हमने जो पहले मेथड लगाया वो भी काफ़ी आसान था। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसके बारे में सोच के आना। ठीक है। हाँ, एक बार वो बताना। मैं एक बार क्वेश्चन 1+1/3+1/5 वो जो सीक्वेंस है हाँ हाँ हाँ, उसको प्रूव करना था। उसको हाँ मैम, क्या प्रूव करना था? डाइवर्जेंट हो गया था प्रूव? हाँ मैम, कोची वाला जो क्राइटेरिया हाँ, उससे क्या कोशी क्राइटेरिया से हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने पहले वाला किया था वैसे ही ये वाला। एक सीक्वेंस दे रही हूँ, इसका मोनोटोनिसिटी निकालने की कोशिश करना। हर सीक्वेंस मोनोटोन नहीं होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये उनमें से कुछ है। इसका बिहेवियर पता करने की कोशिश करना। ये ऐसे गिवन है, an इज इक्वल टू 1/2 an-1 प्लस bn-1, और bn आपको गिवन है √an-1 और bn-1। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा सोचना ये क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। कुछ लग रहा है। हाँ, ANGM वाला ही लग रहा है। ये अरिथमेटिक मीन है उन दोनों नंबर्स का, 2 सीक्वेंस है आपके पास यहाँ, और ये ज्योमेट्रिक मीन है। देखो क्या बनता है, कोशिश करना, फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे। तो मोनोटोनिसिटी में आपको हर पॉसिबल एक क्वेश्चन हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं एक बार आपको प्रीवियस ईयर देती हूँ, फिर आपके जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे वो आप एक बार बताना, फिर वहीं पे बस हो जाएगा हमारा। जैम का देती हूँ क्वेश्चन। an दे रखी है, लेट दो 2016 में आया था ये क्वेश्चन। लेट an बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स की दे रखी है। वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? 4/an+1 इज इक्वल टू 3/an प्लस an³/81 a11। तो सीक्वेंस की टर्म्स कौन से इंटरवल में लाई करती हैं? आपको 4 इंटरवल्स दे रखी है। ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस
अब देखो डायरेक्ट लिमिट नहीं पूछी इन्होंने, पूछ लिया सारी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस किस लिमिट में लाई करती है, मतलब ए एन किस इंटरवल में लाई करेगा, कुछ ना कुछ ए और बी के बीच में लाई करेगा, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लेना है। कोशिश करो। मैम ऑप्शन डी होगा। और किसी का हुआ? हाँ मैम ऑप्शन डी होगा। देखो पहले तो लिमिट ही निकाल लो इसकी। सबसे आसान काम हम क्या कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सीक्वेंस का मोनोटोन बिहेवियर चेक करना बड़ा मुश्किल काम है। इस सीक्वेंस में बाकी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है। देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है। तो पहले होगा। हाँ लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो 4/L सारी चीज़ें जगह पे मैं L से रिप्लेस कर दूंगी, बस वही कन्वर्जेंस बिहेवियर लगा के। 4/L इज इक्वल्स टू 3/L प्लस L³/81। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, 1/L, ये 3/L इधर जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 1/L इज इक्वल्स टू L³/81। यहाँ से हमें पता चला क्रॉस मल्टीप्लाई करके L⁴ इज इक्वल्स टू 81। तो L यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 भी आ सकता है, +3b और -3b दोनों आ सकते हैं। ठीक है, -3 के लिए भी तो सेटिस्फाई होगा। लेकिन पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, तो फिर से आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव टर्म की क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस लग रहे हैं, आप यहाँ से A2 निकाल लेंगे, आपको अंदाज़ा लेना है A2 निकाल के देख लीजिए, नहीं भी निकालेंगे तो जितने भी ऑपरेशंस लग रहे हैं सारे पॉजिटिव में लग रहे हैं, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। A1 1 रखेंगे तो A2 जो भी आए, 1 से बड़ा है छोटा है कुछ भी आए, पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी? पॉजिटिव नंबर पे, यानी 3 पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब 3 पे कन्वर्ज कर गई, यानी 3 क्या है जिस पे कन्वर्ज करती है मोनोटोन सीक्वेंस? 3 इज द LUB। थ्री इसका LUB आ जाएगा, और 1 से इसकी सारी टर्म्स शुरू हो रही थी, तो जो सारी टर्म्स हैं वो 1 और LUB के बीच में लाई करेंगी। तो हम ये बोल सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू AN इज लेस देन इक्वल टू 3। GL भी तो 1 होगा। हाँ, GL भी तो 1 होगा, क्योंकि 1 के बाद अगर 1 से टर्म शुरू हो रही हैं, A1 इक्वल टू 1 शुरू हो रही हैं 1 से टर्म, और 3 पे जाके कन्वर्ज कर रही हैं, तो इसका मतलब सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कोई चॉइस ही नहीं है। यहाँ से हमने बोल दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखो, प्रूफ नहीं किया, लेकिन ऑब्जर्वेशन से हमने क्या बोल दिया कि अगर 1 से इसकी टर्म शुरू हो रही हैं और A2 भी निकालोगे तो कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 1 नंबर बनेगा, कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 1 ही बनेगा A2 इसका। तो हमने कहा कि 3 पे कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो 3 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है सीक्वेंस। तो 3 इसका क्या हो सकता है? लीस्ट अपर बाउंड हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के हिसाब से। सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम 1 से शुरू होकर सारी टर्म्स कहाँ पे जाएंगी? 3 पे। तो 1 से 3 में इसकी सारी टर्म लाई करेंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है एकता? तो हमेशा क्वेश्चन को सीधे तरीके से करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर मेथड लगाने जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कोई ना कोई टेढ़ा मेढ़ा तरीका निकाल के 2-4 थ्योरम्स अप्लाई करके क्वेश्चन हो जाए। और क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे भी नहीं दिया जाता कि एक थ्योरम अप्लाई होने से क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 2 थ्योरम अप्लाई हो रही हैं, एक तो मोनोटोन कन्वर्जेंस और एक पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस पॉजिटिव पे कन्वर्ज कर रही है। और उन्होंने डायरेक्ट ये भी नहीं पूछा किस नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा कि कहाँ पे लाई कर रही है टर्म्स सीक्वेंस की। तो वो हर क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करते हैं, बस हमें समझना है कि उन्होंने किस तरीके से घुमा रखा है। अब बताओ कल क्या दिया था, फिर हम इसका लेक्चर एंड कर देंगे डिस्कस करके। मैम 2 सीक्वेंस दिए थे आप। हाँ, वो और भी एक क्वेश्चन दिया था उसके बाद, वो तो चलो प्रूफ हो गए होंगे, किसी के नहीं हुए तो बताना। सेम वही तरीका अप्लाई करना था, ये था ना 1 + 1/2 + 1/3, ये वाला हमने क्लास में किया था सीक्वेंस। इसको देखा था कि ये क्या है, नॉट कॉची। अभी इसकी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई है सीक्वेंस में, एक और इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया था। दिया था एक तो मतलब इसी में एक तो 2 पार्ट दिए थे 1 + 1/3 वाले, और एक में 2 प्लस कुछ ऐसे ही दिया था 1 + 1/2 टाइप का। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन दिया था, भूल जाते हो आप लोग, मैं देखती हूँ। बुक में तो नहीं है। रुको चलो, अभी तो मिल नहीं रहा है। जाते जाते एक और क्वेश्चन कर लो। हाँ, एक तो आपने पूछा था ना, ये दिया था all subsequence of AN other than AN convergent। हाँ, तो AN क्या होगी?
हाँ, तो एन कन्वर्ज करेगी कि नहीं? बताओ, इस किसी ने आंसर निकाला है इसका? ऑल सबसीक्वेंसेस, इसकी सारी सबसीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है। निकाला किसी ने या डिस्कस कर? डाइवर्जेंट होगा। कोई एग्जांपल दो अगर डाइवर्जेंट कह रहे हो तो। देखो, अगर ए एन की सारी सबसीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं तो ए एन की क्या ये सबसीक्वेंस नहीं है? ए एन प्लस वन, ये भी तो सबसीक्वेंस है, ये कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर पे। तो मैंने बताया था कि अगर सीक्वेंस की फाइनाइट टर्म्स आप छोड़ दें, यानी मैंने 1 छोड़ दिया, A1 वाली टर्म छोड़ दी, A2, A3, A4, ये जो सबसीक्वेंस बन रही है ये कन्वर्जेंट है। तो हमने क्या बात की थी, अगर फाइनाइट टर्म छोड़ने के बाद भी जो सीक्वेंस आ रही है, वो जो सीक्वेंस आएगी वो ओरिजिनल सीक्वेंस के जैसा बिहेवियर रखेगी। यानी ओरिजिनल सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट थी तो फाइनाइट टर्म छोड़ के जो टेल ऑफ द सीक्वेंस जब हमने किया था, सीक्वेंस की टेल, ये कंसेप्ट जब हमने किया था तो देखा था कितनी भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम उसमें से छोड़ सकते हैं सीक्वेंस में से, चाहे वो 10,000 हो चाहे 10,000 करोड़ हो, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो जब हम उसमें से फाइनाइट टर्म्स निकाल देते हैं तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी और जो टर्म्स निकालने के बाद सीक्वेंस आई है, दोनों की दोनों सेम बिहेवियर रखती हैं। यानी एक कन्वर्जेंट तो दूसरी कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट तो दूसरी डाइवर्जेंट। क्योंकि फाइनाइट टर्म्स निकालने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, फाइनाइट टर्म्स को हमेशा आप बाउंड कर सकते हैं किसी नंबर से। और हम जब सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि ए एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स के बाद, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स लो, इसके बाद जितनी टर्म्स आएंगी ये वाली एक पर्टिकुलर इंटरवल में बाउंड कर दें। अगर हम ये वाली बाउंड कर दी हमने इस इंटरवल से, और ये जो पहले वाली पड़ी हैं, ये चाहे 10,000 छोड़ दो चाहे 1,00,000 छोड़ दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको हमेशा बाउंड किया जा सकता है। मान लो इसमें सबसे बड़ी टर्म पड़ी थी हमारे पास 1 अरब, ठीक है, सबसे बड़ी टर्म 1 अरब की थी, तो हम एक बाउंड ऐसा ले लेंगे सच दैट वो 1 अरब वाली टर्म, मतलब m को क्या ले लेंगे, जो हम इसका बाउंड लेंगे 1 अरब 1 ले लेंगे, तो सारी की सारी टर्म सीक्वेंस की बाउंड की जा सकती हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं होता कि ये वाली टर्म्स हम बाउंड कर देंगे, ये लास्ट वाली कुछ पर्टिकुलर n के बाद ये वाली टर्म्स बाउंड कर दी तो हम बाकी टर्म्स बाउंड नहीं कर सकते, इनको भी बाउंड किया जा सकता है। इनको बाउंड करने के लिए हम एक इनमें से सबसे बड़ा नंबर लेंगे। यहाँ पे A1, A2, AN पड़ी हैं टर्म्स, AN, तो इनको बाउंड करने के लिए हम इनमें से सबसे बड़ा लेंगे, यानी मैक्स ऑफ ये चूज़ करेंगे A1, A2, AN, ठीक है। तो सीक्वेंस में इन फाइनाइट टर्म्स का आना ना आना कुछ फ़र्क नहीं डालता। अगर फाइनाइट टर्म्स आ गई, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो आप जिस सीक्वेंस से बाउंड कर रहे हैं, मतलब जिस नंबर से सीक्वेंस को बाउंड करना चाहते हैं, उस नंबर को और बड़ा करते जाएं और बड़ा करते जाएं, तो इनका आना ना आना सीक्वेंस में कोई फ़र्क नहीं डालता, ये चाहे हो चाहे ना हो। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कुछ बिहेवियर में फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं ये सीक्वेंस बोल दूँ 1/n जानते हैं आप कन्वर्जेंट है, 1, 1/2, 1/3, 1/4। अगर मैं इस सीक्वेंस की शुरुआत में कुछ ऐसी टर्म्स डाल दूँ 10, 20, 10,000, 10,00,000, कुछ ऐसी टर्म्स डाल दूँ, यानी ऐसे डाल दूँ, इस तरीके से भी डाल सकते हैं
10,000 से लेके 10 लाख तक की टर्म्स डाल दूं अगर शुरुआत में, तब भी ये सीक्वेंस 0 पे ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि सारी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को छोड़ के सारी सीक्वेंस जो सब सीक्वेंस बन रही है वो किसी एक नंबर पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो सीक्वेंस कन्वर्ज ही करेगा। और बात यहाँ पे थी कि अगर लिमिट दे रखी है कि नहीं दे रखी, मतलब ऐसा है ना कुछ, आप यहाँ पे सोचोगे कि लिमिट पॉइंट अगर उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है कि नहीं कर रखा। अगर सारी सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हैं तो वो L1 और L2 दो अलग अलग नंबर्स पे भी तो कन्वर्ज कर सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर सारी सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट बोल दी तो वो एक ही नंबर L पे कन्वर्ज करेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर an+1 कन्वर्ज कर रही है तो an+1 में तो वो L1 वाली टर्म्स भी आएंगी और L2 वाली टर्म्स भी आएंगी। यानी अगर मैं ये बोलूँ, एक टर्म लो 0 1, एक सीक्वेंस लो 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस की सारी सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। इस बात से तो अग्री करते हो? क्योंकि अगर मैं an+1 या an+2 ऐसी सब सीक्वेंसेस बनाऊं तो क्या होगा? an+1 तो ऐसे बन जाएगी 1 0 1 0 1 0, ये कन्वर्जेंट नहीं है। an+2 ऐसी बन जाएगी 0 1, फिर से 0 1 0 1 0 1, a3 से स्टार्ट होगी ना, ये भी कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर किसी सीक्वेंस की सारी सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट बोल दी, चाहे हम उस पर्टिकुलर ओरिजिनल सीक्वेंस को छोड़ भी दें, सारी सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट बोल दी तो कन्वर्जेंट बोल दी तो एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करेंगी, वहाँ पे मल्टीपल लिमिट पॉइंट्स का कंसेप्ट नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? कन्वर्जेंट मतलब लिमिट होगी, हर एक सीक्वेंस के पास लिमिट होगी, हर एक सब सीक्वेंस के पास लिमिट होगी। तो वो सब सीक्वेंसेस इस टाइप की भी तो हो सकती हैं, an+1 an+2। ये इसकी कोई सब सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगी? या तो आप a2n टाइप की लो या a2n-1 टाइप की लो, और कोई तीसरी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। मतलब या तो आप सिर्फ ऑड वाली लो या सिर्फ इवन वाली लो, इसी टाइप की सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगी इसकी सब सीक्वेंस। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि सारी सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हैं तो इसका मतलब सीक्वेंस को ही कन्वर्ज करना पड़ेगा, वहाँ पे चाहे लिमिट मेंशन करे या ना करे। ठीक है, क्योंकि हमेशा अगर आप an को याद कर रहे हो तो an+1 और an+2 इस टाइप की सीक्वेंसेस को भी याद कर लेना, क्योंकि ये टाइप की सीक्वेंस क्या बनती है? टेल से बनती है, टेल ऑफ द सीक्वेंस। जाके एक बार कंसेप्ट दोबारा देखना टेल का। तो इसका आंसर क्या होगा? यस होगा, ट्रू आंसर होगा इसका। इसको, इस कंसेप्ट में किसी को कहीं डाउट रहा तो पूछ लो। हाँ मैम, क्लियर हो गया। हाँ मैम, क्लियर हो गया। और सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम, क्लियर हो गया। हाँ मैम, क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे सब सीक्वेंस बना के देखो, ऐसे घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ पे लिमिट की मैंने कोई बात नहीं की, बट स्टिल जो सीक्वेंस है उसकी सारी सब सीक्वेंस बस कन्वर्जेंट बोल दी थी, और जो ओरिजिनल थी उसको भी हटा दिया था, लेकिन फिर भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट बनेगी, लिमिट की बात हो या ना हो। क्योंकि जब भी ऐसी बात हो तो हमें कौन सी सीक्वेंसेस याद करनी है? an+1 टाइप की, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट हो गई ना तो an भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्योंकि इस सीक्वेंस में से हमने छोड़ा क्या? सिर्फ एक टर्म ही तो छोड़िए, एक टर्म को निकालो ना निकालो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो an+k वाली सीक्वेंस को हमेशा याद करना जब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या उसकी सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात हो रही है। ये कौन सी सीक्वेंस होगी? टेल ऑफ द सीक्वेंस। और ये जो टेल वाली सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी, तब मैंने आपको सब सीक्वेंस का कंसेप्ट नहीं बताया था, लेकिन अब जब हमने सब सीक्वेंस कर लिया है तो टेल ऑफ द सीक्वेंस इज ए सब सीक्वेंस, इज ए सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस। मैम ये तो आपने बताई थी। नहीं, टेल ऑफ द सीक्वेंस का कंसेप्ट मैंने पहले बता दिया था, लेकिन सब सीक्वेंस का कंसेप्ट बाद में आया था। तो टेल ऑफ द सीक्वेंस को कैसे रिलेट किया जाए सब सीक्वेंस से? टेल ऑफ द सीक्वेंस भी तो एक सब सीक्वेंस है, क्योंकि ये जो n+k हमारा बन रहा है ये और क्या है? और कुछ नहीं, ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहो तभी कनेक्शन बना रहेगा। सिर्फ इतना कर लो, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो, साथ साथ असाइनमेंट कर लो, टेस्ट कर लो,
प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर ज़रूर करो, प्रीवियस ईयर भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको भी धीरे धीरे एक एक दो दो बस एक दिन में कर लो, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर फाइनली हम 2-4 दिन बाद डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर भी। कल हम एक काम करते हैं, थर्ड असाइनमेंट डिस्कस करते हैं और फर्स्ट के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। कुछ टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीक्वेंस के देख लेंगे। और परसों सीक्वेंस के कुछ मेरी तरफ से मैं क्वेश्चंस करा दूंगी, और जो मैंने 5th असाइनमेंट दी है 5वीं वाली उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी 1-2 दिन आगे सीक्वेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी परसों से, ताकि सीक्वेंस पक्का हो जाए। अभी हमें बहुत क्वेश्चन भी भेज देना। ठीक है, मैं अगर अलग से लिख के भेज दूंगी। ठीक है, TFR बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, TFR NBHM, पर TFR में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उनके मैं ट्रू फॉल्स बना के भेजूंगी। इसमें ट्रू फॉल्स ज़्यादा अच्छे से आते हैं। ठीक है मैम, करते रहो इन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो रुक सकता, नहीं तो लीव कर दो। मैम लिप करता हूँ। थैंक यू। ओके।